वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग स्टैट की जो एमसीक्यू क्वेश्चंस की सीरीज़ हमने स्टार्ट की हुई थी उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे। ये जो क्वेश्चन है स्टैट के डिफरेंट क्वेश्चन पेपर्स में आए हुए हैं। तो आपका स्टैट का एग्ज़ाम नज़दीक है और आप लोगों को पता है 5 से 7 क्वेश्चन आपके स्टैट के एग्ज़ाम में स्टैट के देखने को मिलते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि केवीएस में, स्टैट में, यूजीसी नेट में जो स्टैट के क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको एक बार दोबारा से रिवाइज कर रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो ऑलरेडी हम इसका फर्स्ट पार्ट डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। बाकी कुछ क्वेश्चंस एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक रह गए थे, वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। आज का हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है? अ डिस्ट्रीब्यूशन इन विच द वैल्यू ऑफ मीन, मीडियन, मोड कोइंसाइड इज नोन एज। ये बोला गया है कि वो कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें मीन की, मीडियन की और मोड की वैल्यू कोइंसाइड करती है। तो उस डिस्ट्रीब्यूशन का आपसे नाम पूछा है। पहला है स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड है सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, थर्ड है असिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, फोर्थ है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप लोगों को पता है हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो कर्व होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के अंदर हमारे मीन, मीडियन और मोड इन तीनों की वैल्यू क्या करती हैं? कोइंसाइड करती है और इक्वल होती है। तो इस तरह का अगर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है तो हम उसको बोलेंगे सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये वाला जो क्वेश्चन है कितनी और तरीके से आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब आप देखिए, वहाँ पर तो था कि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन आपसे पूछ लिया। अब आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नेगेटिवली स्क्यूड है या पॉजिटिवली स्क्यूड है या फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहेगा तो आपका क्या रहेगा? परफेक्ट सिमेट्री रहेगी और आपकी मीन की वैल्यू, मीडियन की वैल्यू और मोड की वैल्यू तीनों ही क्या रहेंगी? इक्वल रहेंगी। अगर आपका क्वेश्चन आ जाता है कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन है पॉजिटिवली स्क्यूड, तो पॉजिटिवली स्क्यूड में आप याद रखना कंडीशन, सबसे ज़्यादा आपकी मीन की वैल्यू बड़ी होगी, मीन के बाद आपकी मीडियन की वैल्यू बड़ी होगी, फिर आपका क्या आएगा? मोड आएगा। तो पॉजिटिवली स्क्यूड में सबसे ज़्यादा बड़ी कौन सी होती है? आपकी मीन, फिर मीडियन, उसके बाद फिर मोड। और इसी तरह से अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ ले कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन नेगेटिवली स्क्यूड है, तब क्या कंडीशन रहेगी? तब आप बोलना सबसे पहले आपका मोड रहेगा, फिर मीडियन एंड फिर मीन रहेगा। तो आपको ये तीनों ही कंडीशंस पता होनी चाहिए। तो इसीलिए उस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका वो है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन नंबर 32 को देखिए। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है इफ द डेविएशन आर टेकन फ्रॉम एक्चुअल मीन देन द वैल्यू ऑफ द स्क्वायर ऑफ डेविएशन। यहाँ पर ये बोला है कि आपके पास एक एक्स सीरीज है, अगर आप उसको मीन में से डेविएट कर देते हो, मीन में से डेविएशन समझ आ गया ना, और उसका क्या करते हो? सम करना है और उसका स्क्वायर करना है। तो सम और स्क्वायर करने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? तो आपका जो आंसर आएगा ये आपकी अरिथमेटिक मीन की सेकंड प्रॉपर्टी है, जहाँ पर ये बोला गया है कि अगर हम अपनी सीरीज़ का मीन में से डेविएशन करेंगे और उसका सम और स्क्वायर करेंगे तो आपका जो रिजल्ट रहेगा वो क्या रहेगा? मिनिमम रहेगा। तो यहाँ पर देखिए मिनिमम बट पॉजिटिव आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में आपसे बोला क्या गया है? क्वेश्चन में आपसे बोला गया है द मिनिमम वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट। क्वेश्चन में आपको बोला है कि आपके कोरिलेशन कोफिशिएंट की मिनिमम वैल्यू क्या है। आपको पता है कोरिलेशन कोफिशिएंट की रेंज -1 से लेकर +1 तक रहती है। तो मिनिमम वैल्यू क्या रहेगी आपकी? -1। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला है इन वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। हम इंडेक्स नंबर में वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड निकालते हैं, तो वहां पर बोला है वेट आप किसको कंसीडर करोगे? वेट आप बेस ईयर क्वांटिटी ऑफ गुड को कंसीडर करते हैं, या करंट ईयर क्वांटिटी ऑफ गुड्स को कंसीडर करते हैं, या वैल्यू ऑफ क्वांटिटी इन करंट ईयर, या वैल्यू ऑफ क्वांटिटी इन बेस ईयर। अब आपको पता है हम क्या होता है हमारा डब्ल्यू वेट होता है, या तो क्वेश्चन में ये हमें गिवन होता है, या फिर हम क्या करते हैं प्राइस ऑफ प्रीवियस ईयर बेस ईयर और क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपका वेट आ जाता है। तो अगर आपको क्वेश्चन में ये गिवन होता वैल्यू ऑफ बेस ईयर प्राइस मल्टीप्लाई बेस ईयर क्वांटिटी, तब आपका वो राइट होता। लेकिन आप देखो यहाँ पर ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर दे रखा है वैल्यू क्वांटिटी, यहाँ भी वैल्यू दे रखी है क्वांटिटी। तो अब आपको चूज करना है कि इन चारों ऑप्शन में से आप किसको वेट कंसीडर करेंगे। अगर आपके पास ये वाला ऑप्शन नहीं है, तब हम किसको वेट मानते हैं? हम बेस ईयर क्वांटिटी को क्या मान लेते हैं? वेट मान लेते हैं, क्योंकि वेट आप किसको देते हो? वेट आप क्वांटिटी को ही तो देते हो, तो वेट हम किसको मानेंगे? बेस ईयर की क्वांटिटी को। अगर हमारे पास वैल्यू ऑफ क्या आता? बेस ईयर क्वांटिटी एंड प्राइस, हम उस ऑप्शन के साथ जाते, लेकिन वो ऑप्शन हमें क्वेश्चन में नहीं है, तो इसीलिए हम ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ जाएंगे कि बेस ईयर क्वांटिटी ऑफ गुड्स को हम जो है क्या मान लेंगे? वेट मान लेंगे। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला गया है इफ 4y माइनस 5x इज इक्वल टू 15। एक रिग्रेशन लाइन है, और ये क्या है रिग्रेशन लाइन? y ऑन x आपके पास गिवन है। कोरिलेशन कोफिशिएंट आपके पास 0.75 गिवन है, तो आपको जो रिग्रेशन कोफिशिएंट है bxy उसको फाइंड आउट करना है। आपको एक चीज समझ आई? ये बोल रहे हैं क्वेश्चन में आपके पास vyx हमने दे रखा है, ठीक है, और आपके पास कोरिलेशन कोफिशिएंट भी गिवन है। कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू भी इन्होंने हमें गिवन दे रखी है 0.75। अब बोल रहे हैं आपको क्या निकालना है? bxy निकालना है। तो आप कौन से फॉर्मूले का यूज करोगे? तो आप यही फॉर्मूले का यूज करोगे कि रिग्रेशन कोफिशिएंट कैसे रहेगा? bxy मल्टीप्लाई vyx, और इसका क्या कर देंगे हम? रूट कर देंगे। अब byx की वैल्यू आपको इक्वेशन की फॉर्म में गिवन है, तो आप यहाँ से क्या करोगे? हम क्या करते हैं इसकी byx की पहले वैल्यू को क्या करते हैं? फाइंड आउट करते हैं, और फिर क्या करेंगे? फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए आपके पास क्या गिवन है? 4y माइनस 5x और इक्वल टू 15। अब हम 4y को यहीं रखते हैं और क्या करते हैं? 15 प्लस 5x, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? आपकी y की वैल्यू आ जाएगी 15/4 प्लस 5x/4। अब आपको क्या पता लगा? आपकी byx की वैल्यू क्या है? byx आपका रहेगा 5/4, ठीक है। byx आपका 5/4 है, रिग्रेशन कोफिशिएंट आपका 0.75। हम क्या करते हैं? फॉर्मूले में डाल देते हैं। फॉर्मूला क्या था हमारा? यहाँ पर आपके पास क्या था? आपके पास कोफिशिएंट था कोरिलेशन का, कितना? 0.75 इक्वल अंडर रूट करेंगे, और byx हमारे पास कितना है? bxy तो हमारे पास है नहीं, जिसको हम ऐसे कैसे लिख देते हैं? bxy मल्टीप्लाई, अभी हमने byx निकाला है, वो क्या निकाला है? 5/4 निकाला है। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर देते हैं? स्केयरिंग बोथ साइड करते हैं। जब हम स्केयरिंग बोथ साइड करेंगे तो यहाँ तो हो जाएगा स्केयर, एंड यहाँ स्केयर और रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, समझ गए? रूट और स्केयर कैंसिल हो जाएंगे। अब 0.75 का जब आपने स्केयर किया तो आपका क्या आएगा? 0.5625, और यहाँ पर आपका क्या रहेगा? इक्वल में क्या रहेगा? इक्वल में आपके पास यही रहेगा कि 5/4 bxy। अब हमें एग्जैक्टली करना क्या था? क्वेश्चन में तो हमें bxy की वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
अब हम क्या करते हैं, VXY को इधर लेके आते हैं और 0.5625 और इसका कर देंगे रेसिप्रोकल 4/5 कर देंगे। जब आप इसको यहाँ से कट करेंगे ना, आपका आंसर जो राइट आंसर होगा ना 0.45 ये आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस, 2 डाइस का एक सिंगल थ्रो किया जाता है, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टोटल ऑफ एटलीस्ट 10, हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि उनका जो सम आए एटलीस्ट 10 का मतलब होता है कम से कम 10 वाले और 10 से ज़्यादा वालों को भी हम कंसीडर करेंगे। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर जब एक डाइस को फेंका जाएगा 2 बार तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है, मतलब कितने उसके केस बन सकते हैं, देखो 1-1, 1-2, 1-3, 1-3, 1-4, 1-5 एंड 1-6 ऐसे करोगे, फिर 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 5 ऐसे करके 3 वाला, 4 वाला लाइन, 5 वाला लाइन, 6 वाला लाइन। तो आप देखना आपके जो टोटल जो यहाँ पर केस बनेंगे डाइस को फेंकने के बाद कितने बनेंगे, 36 बनेंगे। और उसके बाद इन्होंने कहा है कि वो उनकी प्रोबेबिलिटी बताओ जिनका सम एटलीस्ट क्या रहेगा, 10 रहेगा। अब आपकी ऐसे जो केस रहेंगे वो आपके रहेंगे 6 रहेंगे। कौन कौन से रहेंगे मैं आपको सीधा बता देती हूँ। आपके जो ये वाले केस रहेंगे, पहला तो आपका क्या रहेगा, पहला आपका कौन सा जोड़ा रहेगा, 6/6 और 4 का, फिर 4 और 6 का, ठीक है। उसके बाद आपका कौन कौन सा रहेगा, 5-5 का, उसके बाद 6-6 का, और उसके बाद एक और आपका रहेगा 5-6 का, और एक 6-5 का। तो ये आपके 36 जो आपके टोटल प्रोबेबिलिटी बनी, उनमें से 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये भी 6 जो हैं आपकी एटलीस्ट प्रोबेबिलिटी हैं जिनका सम कम से कम 10 और 10 से ज़्यादा है। तो आप क्या बोलोगे, आपका 6 ऊपर आ जाएगा, 36 नीचे आ जाएगा। तो 6 1 6, 6 6 36, तो 1/6 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एवरेज स्पीड ऑफ 2 कार अप्रोचिंग ईच अदर फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन। एवरेज स्पीड को कैलकुलेट करना है आपको। 2 कार हैं, ए कार और बी कार, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है एक दूसरे के। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं एक दूसरे को अप्रोच कर रही है, इधर से आ रही है, किधर से आ रही है। तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि आप जो है जो डायरेक्शन है उसको कैलकुलेट करने के लिए अरिथमेटिक मीन का यूज़ करोगे, जियोमेट्रिक मीन का यूज़ करोगे, हार्मोनिक मीन का यूज़ करोगे, या मैकेनिकल मीन का यूज़ करोगे। तो इसके लिए हम जियोमेट्रिक मीन का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, मोड की वैल्यू गिवन है, मीडियन की वैल्यू गिवन है, आपको मीन की वैल्यू निकालनी है। तो आपको एक पता है कि जो मीन मीडियन मोड में एक रिलेशनशिप होता है कि मोड इक्वल होता है 3 मीडियन - 2 मीन। अब यहाँ पर हम पुट कर देते हैं, मीडियन में मीन मोड में 10, मीडियन की वैल्यू आपको 20 गिवन है, और -2 मीन, मीन की वैल्यू तो हमें निकालनी है। तो यहाँ 10 और यहाँ इक्वल 3 2 6 और यहाँ -2x, और आप यहाँ ये 50 आ जाएगा, 60 में से 10 गया और ये 2x बचा। तो x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 50/2, मतलब क्या आ गया 25। इसका मतलब आपकी मीन की वैल्यू जो है वो कितनी निकली है, 25 निकली है। तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला क्या गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेटेड इंडेक्स नंबर। अभी मैंने आपको कल वाली वीडियो में बताया कि इंडेक्स नंबर के जितने भी फॉर्मूलेज हैं या जितने भी टेस्ट हैं उनसे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, वो आपको रिवाइज करके जाना है। तो हम उसमें लेस स्क्वायर इंडेक्स को भी पढ़ते हैं, एजवर्थ
मार्शल इंडेक्स को भी पढ़ते हैं, डॉर्बिश इंडेक्स को भी हम पढ़ते हैं, लेकिन प्राइस इंडेक्स नंबर कुछ नहीं होता, पाश्चे का इंडेक्स नंबर होता है। तो यहाँ पर जो आपका वेटेड इंडेक्स नंबर नहीं है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में भी आपसे इंडेक्स नंबर से ही फॉर्मूला पूछा गया है। अब यहाँ पर किसका फॉर्मूला है, मार्शल एजवर्थ इंडेक्स का आपसे फॉर्मूला पूछा गया है। तो मार्शल एजवर्थ का जो इंडेक्स का जो फॉर्मूला है वो आपको यहाँ बताना है कि कौन सा ऑप्शन है जिसके अंदर फॉर्मूला जो है आपको राइट गिवन है। तो आपको ये पता है कि हम क्या करते हैं, प्राइस ऑफ करंट ईयर ऊपर और प्राइस ऑफ प्रीवियस ईयर नीचे, और यहाँ पर क्वांटिटी 0 प्लस Q1, ये वाला जो फॉर्मूला रहेगा आपका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, रैंक कोरिलेशन का भी आपसे कोरिलेशन कोफिशिएंट का भी फॉर्मूला पूछा है। तो रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट का जो आपका फॉर्मूला होता है ना, वो कौन सा होता है कि हम क्या करते हैं, हमारे पास जब डाटा क्वालिटेटिव डाटा होता है तो वहाँ पर किसी की ऑनेस्टी है उसको चेक करने के लिए आप रैंक दे देते हो, ब्यूटी है वहाँ आप क्वालिटेटिव डाटा को रैंक देते हैं। तो रैंक में हम जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं P = 1 - 6D का स्क्वायर और 6D का स्क्वायर N3 - N। ऑप्शन नंबर 4 वाला फॉर्मूला भी आपका राइट है, और आपका ऑप्शन नंबर 4 का जो फॉर्मूला है वो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, ऑप्शन नंबर 4 एंड ऑप्शन नंबर सेकंड में देखिए सेम ही फॉर्मूला आपके पास गिवन है, 1 - 6D का स्क्वायर N³ - N, यहाँ पर भी वही है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड भी आपका राइट हो जाएगा इस सिचुएशन में, एंड ऑप्शन नंबर 4 भी। तो यहाँ पर दोनों ही क्या है, इसके राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इन अ वेदर न्यूज़ आपको अगर मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर गिवन है तो आप क्या यूज़ करोगे, रेंज का यूज़ करोगे, क्वार्टाइल डेविएशन का यूज़ करोगे, मीन डेविएशन का यूज़ करोगे, स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज़ करोगे। जब हमें पता है कि हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है और मिनिमम वैल्यू है, उनका डिफरेंस हम निकाल कर रेंज निकाल देंगे। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोजिशनल एवरेज, इनमें से कौन सा जो है पोजिशनल एवरेज है। पोजिशनल एवरेज वो एवरेज जो आपको सिर्फ पोजीशन बताता है। तो मीडियन जो होता है वो आपका पोजिशनल एवरेज है। मीडियन में क्या होता है, जो मिड वैल्यू होती है वही आपका आंसर होती है, पोजीशन बताती है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन डिमांड एंड प्राइस, डिमांड में और प्राइस में एक रिलेशन है, कोरिलेशन कोफिशिएंट है, वो कितना आपके पास गिवन है, -0.7। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है तो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन आपको निकालना है। तो आपको पता है कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का फॉर्मूला होता है कि जो आपका कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है उसका आप क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। अब -0.7 का जब आप स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा आपका 0.49। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला पूछा है। अब आप लोगों को पता है हार्मोनिक मीन जो होता है अर्थमेटिक मीन का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। अब यहाँ पर ऊपर एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन टोटल ऊपर आती है और अपॉन में हम क्या करते हैं, जितनी हमारे पास एक्स टर्म्स होती हैं उनका समेशन करते जाते हैं। यही फॉर्मूला होता है ना हार्मोनिक मीन का। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि टाइम रिवर्सल टेस्ट कब सेटिस्फाई होता है। कल भी हमने ये क्वेश्चन को डिस्कस किया था। टाइम रिवर्सल टेस्ट हमारा तब सेटिस्फाई होता है जब P01 × P10 इक्वल होता है आपके 1 के। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। टाइम रिवर्सल टेस्ट को एक तो
फिशर इंडेक्स जो है वो सेटिस्फाई करता है, एक मार्शल एजवर्थ जो है आपका टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करता है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है स्टैंडर्ड डेविएशन आपको निकालना है। तो आपके पास सीरीज है, सीरीज में आपके पास डाटा है 10 है, 20, 30, 40, 50, 60, 70। अब आपको सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फॉर्मूला होता है ना, समेशन एक्स स्मॉल एक्स का स्क्वायर होता है अपॉन एन। ये एक फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन को निकालने का। अब यहाँ स्मॉल एक्स का स्क्वायर कैसे निकलेगा, जब आप एक्स की सीरीज में से एक्स जो मीन निकालोगे उसके साथ डेविएशन करोगे, तब जब आपका आएगा वो क्या आएगा, स्मॉल एक्स आएगा। तो हमने वही किया, सबसे पहले इस एक्स की सीरीज का प्लस किया, अपॉन में टोटल कितनी आइटम है, 7 आइटम है, 7 के साथ डिवाइड किया, मीन निकाला, मीन कितना निकल गया, 40 निकल गया। अब इस 40 को एक्स सीरीज में से क्या कर दिया, डेविएट कर दिया। 10 माइनस 40 माइनस 30, फिर माइनस 20 माइनस 10, 0, 10, 20, 30, और यहाँ पर आपका समेशन एक्स क्या आ गया, 0 आ गया। लेकिन हमें क्या चाहिए, समेशन एक्स का स्क्वायर चाहिए। तब आप माइनस 30 का स्क्वायर करो, 20 का स्क्वायर, माइनस 10 का स्क्वायर, 10 का, 20, 30, आपने स्क्वायर किया, आपके पास क्या आ गया, 2800 आ गया। आपने यहाँ 2800 पुट किया, अपॉन में 7 लगाया, काटा तो आपका 400 आ गया। 400 का आपने रूट किया, आपका 20 आ गया। तो आपको समझ आया कि आपका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ गया, 20 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपको क्वेश्चन में सेविंग फंक्शन गिवन है। इन्वेस्टमेंट बोला गया है इकोनॉमी में इंक्रीज हो जाएगा कितने से, 250 से। ये बोल रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट को अगर हम 250 करोड़ से बढ़ाते हैं तो आपकी इनकम में कितने से इंक्रीमेंट होगी, ये आपको बताना है। तो आप देखिए क्वेश्चन में आपके पास सेविंग फंक्शन गिवन है। सेविंग क्या है, -50 प्लस 0.255। इन्वेस्टमेंट कितने से इंक्रीज होगा, 250 से। अब आपको पता है आपके पास मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कितनी बची, 0.25। अब आपको मल्टीप्लायर का फॉर्मूला भी पता है कि चेंज इन इन्वेस्टमेंट अपॉन चेंज इन इनकम होता है। तो चेंज इन इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई, 250 से चेंज होगा। इनकम में क्या चेंज होगा ये हमें नहीं पता। और 1/MPS ये भी मल्टीप्लायर के बराबर होता है, और हमारे पास 1/MPS की वैल्यू गिवन है। 1/MPS की वैल्यू आपके पास 0.25 है। तो 0.25 हमने यहाँ पुट करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, 0.25 जब आप पुट करोगे तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास y के साथ तो आ जाएगा 0.25 और इक्वल में 250। तो चेंज इन y जब आप यहाँ निकालोगे तो आपने क्या करना है, चेंज इन y निकालने के लिए 250 डिवाइड बाय 0.25। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका 1000 आंसर आएगा। तो आपको समझ आया कि आपकी नेशनल इनकम कितने से बढ़ेगी, आपकी नेशनल इनकम 1000 करोड़ से बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है हु वाज द फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड द फर्स्ट टू यूज द टर्म स्टैटिस्टिक्स इन 1749 AD। ये बोला गया है कि कौन जो है फादर है स्टैट का, और किन्होंने सबसे पहले जो स्टैटिस्टिक्स टर्म है उनको यूज़ किया 1749 में। तो गॉटफ्रीड अर्चरवल ने सबसे पहले स्टैट की जो टर्म है उसका यूज़ किया था। तो ऑप्शन नंबर 1 ही आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इन द फॉलोइंग फिगर आपको कैलकुलेट करना है इंडेक्स नंबर 2011 का, लेकिन आपको बेस किसको लेना है, 2008। अब आपको यहाँ क्वेश्चन में बोल दिया कि 2011 का इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करो, लेकिन बेस 2010 को ना लेकर 2008 को लो। तो यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करेंगे, इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला हम क्या करेंगे, 2011 ऊपर, क्योंकि उसको हमें निकालना है, और बेस ईयर किसको लेना है, 2008 को, और इंटू कर देंगे 100। ये हमारा फॉर्मूला रहेगा। अब आप कर दो, यहाँ पर 2011 में कितना आएगा, 2011 में 60 है, और 2008 में क्या है, 20 है, इंटू कर दिया हमने 100।
आप इसको जब कट करोगे आपका जो राइट आंसर है वो निकल जाएगा 2000, ठीक है। 2011 का 60 है और 2008 को आपको बेस मानना है। 2008 में कितनी वैल्यू है 20 है, तो आप यहाँ से कट करोगे और यहाँ पर आपका 30 जो है वो क्या, 1 मिनट कहीं मिस्टेक हो रही है। इस वाले क्वेश्चन को करना 60 डिवाइड बाई 20 इंटू 100, ठीक है ठीक है। तो 300 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जियोमेट्रिक मीन। अब आपको पता है जियोमेट्रिक मीन आप निकालते हैं कैसे, जितनी भी आपके पास सीरीज होती है उसका रूट कर देते हैं मल्टीप्लाई करने के बाद। अब आपके पास वैल्यू क्या क्या है, 4 है, इंटू क्या है 16 है, इनका आप क्या करोगे रूट करोगे। 16 4 जा क्या होता है, 16 4 जा 64 होता है। 64 का रूट करोगे तो क्या आएगा 8 आएगा। तो 8 आपका जियोमेट्रिक मीन होगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इनमें से कौन सा जो रिलेशनशिप है मीन, मीडियन और मोड के बारे में करेक्ट है। पहला बोला गया है कि मीन में से मीडियन को माइनस कर दो और इक्वल है 1/3 मीन माइनस मोड। सेकेंड है मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 1/2 मीन। थर्ड है मोड इज इक्वल टू 1/3 मीडियन माइनस 2 मीन। एंड फोर्थ है मोड इज इक्वल टू मीडियन माइनस 3 मीन माइनस 3 मीडियन। अब आपको पता है कि हमारा जो रिलेशनशिप होता है वो क्या होता है, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अब आप देखिए किसके अंदर ये गिवन है, यहाँ पर देखिए क्या बोला है, मोड की वैल्यू होती है 3 मीडियन माइनस 1/2 मीन। तो ये तो गलत हो गया क्योंकि आपके पास 2 मीन होता है ना कि 1/2 मीन। यहाँ पर भी क्या बोला है कि मोड की वैल्यू किसके बराबर होती है 1/3 मीडियन। 1/3 मीडियन नहीं होता लेकिन 3 मीडियन होता तो ये राइट हो जाता, तो ये भी रॉन्ग हो गया। अब आप किसको देखोगे, अब आप इसको देखो, यहाँ पर आपको क्या बोल दिया, मोड किसके बराबर है कि मीडियन जो है उसमें से 3 मीन माइनस 3 मीडियन। इस तरह का तो कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो आपके पास जो राइट आंसर बचा है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। एक और जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है टाइप्स ऑफ डायग्राम से क्वेश्चन आता है। आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा कि 1 डायमेंशनल डायग्राम होते हैं, 2 डायमेंशनल डायग्राम होते हैं, 3 डायमेंशनल डायग्राम होते हैं, पिक्चोरिकल डायग्राम होते हैं, मैप डायग्राम होते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1 डायमेंशनल कौन से होते हैं, 2 डायमेंशनल कौन से होते हैं, 3 डायमेंशनल कौन से होते हैं। क्योंकि केवीएस में और एस्टेट में सीधा क्वेश्चन होता है कि इनमें से कौन सा 1 डायमेंशनल डायग्राम नहीं है। अगर हम इसकी 1 डायमेंशनल डायग्राम की बात करें तो 1 डायमेंशनल डायग्राम वो डायग्राम होते हैं जिनमें हम सिर्फ किसी एक डायमेंशन को मेजरमेंट में यूज़ करते हैं। ठीक है, किसी एक डायमेंशन को मेजरमेंट में यूज़ करते हैं। जैसे कि लाइन डायग्राम है, लाइन डायग्राम में हम हाइट को यूज़ करते हैं, हाइट को यूज़ कर कर मेजरमेंट करते हैं किसी भी चीज़ को। इसमें डायग्राम की जो विड्थ होती है ना, वो कोई थिकनेस जो है वो मैटर नहीं करती। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 डायमेंशनल डायग्राम वो डायग्राम जिनमें हम क्या करते हैं, सिर्फ किसी एक 1 डायमेंशन को मेज़र करते हैं। और 1 डायमेंशन का मेज़र भी किसका करते हैं, हाइट का यूज़ करते हैं। तो 1 डायमेंशनल डायग्राम कौन कौन से होते हैं, आपके लाइन जो ग्राफ्स होते हैं वो सारे के सारे 1 डायमेंशनल डायग्राम होते हैं। आपके सिंपल बार डायग्राम ये भी 1 डायमेंशनल होते हैं। मल्टीपल जो इसमें बार होते हैं ये भी आपके 1 डायमेंशनल डायग्राम होते हैं। इसके अलावा जो सब डिवाइडेड बार ग्राफ होते हैं, सब डिवाइडेड का मतलब है कि एक आपका ये बार ग्राफ है, इसके अंदर अलग अलग चीज़ दिखा रहे हो। मान लो इतनी एजुकेशन दिखा दी, इतनी किसी सेक्टर की हेल्थ दिखा दी, और इसमें आपने किसी भी चीज़ का रेशो दिखा दिया। तो ये होता है सब डिवाइडेड बार डायग्राम, ये भी 1 डायमेंशनल होता है। परसेंटेज बार डायग्राम, अगर आप बार के अंदर जो डाटा है उसको परसेंटेज में दिखाते हो तो ये भी आपका 1 डायमेंशनल में आएगा। डायरेक्शनल बार डायग्राम, डिओ डायरेक्शन मतलब दोनों अलग, ऊपर की तरफ भी डायरेक्शन है और नीचे की तरफ भी इसकी डायरेक्शन है, ये भी आपके 1 डायमेंशनल डायग्राम के अंदर आएगा।
अगला जो आपका रहता है वो है टू डायमेंशनल डायग्राम। टू डायमेंशनल डायग्राम वो डायग्राम जिसमें हम हाइट के साथ साथ क्या करते हैं, डायग्राम की हाइट भी मेजर करते हैं और हमारे लिए विड्थ, उसकी चौड़ाई भी उतनी ही इम्पोर्टेंट होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि टू डायमेंशनल डायग्राम में रेक्टेंगुलर डायग्राम, हिस्टोग्राम डायग्राम, स्क्वायर डायग्राम, सर्कल के जितने भी डायग्राम्स होते हैं वो सारे आपके टू डायमेंशनल होते हैं। पाई चार्ट, जैसे सर्कल डायग्राम बोलते हैं ना इसको, पाई डायग्राम, किसी भी डाटा को जब हम ऐसे करके दिखाते हैं पाई डायग्राम, वो क्या होता है आपका टू डायमेंशनल डायग्राम होते हैं। तो वन डायमेंशनल के नेम, टू डायमेंशनल में कौन कौन आता है वो आपको लर्न होना चाहिए। इसके बाद लास्ट जो आपका रहता है वो है थ्री डायमेंशनल डायग्राम। थ्री डायमेंशनल डायग्राम की वो डायग्राम जिनके अंदर जब हम मेजरमेंट करते हैं, लेंथ भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, विड्थ भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हाइट भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो वाले डायग्राम्स आपके क्यूब डायग्राम जो होते हैं, जो सर्फ सिलेंड्रिकल जितने भी डायग्राम्स होते हैं, ये क्यूबिकल फॉर्म में बना हुआ है ना, और सिलेंड्रिकल डायग्राम, स्फेयर डायग्राम, ये आपके क्या होते हैं, थ्री डायमेंशनल डायग्राम होते हैं। अगला जो इम्पोर्टेंट है वो है पिक्चोरिकल डायग्राम। पिक्चर आपने देखा होगा सिक्स क्लास में, जब हम स्टैट का चैप्टर पढ़ते हैं सिक्स क्लास की बुक में, वहाँ पर आपको ऐसी पिक्चर्स की फॉर्म में जो है वो बनाना पड़ता है ग्राफ। तो ये वाला डायग्राम जब हम अपने डाटा को पिक्चर्स बनाकर दिखाते हैं तो वो होता है पिक्चोरिकल डायग्राम। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन किस तरह से आपसे पूछा गया है, पाई डायग्राम किसका क्या है, टू डायमेंशनल है, थ्री डायमेंशनल है, वन डायमेंशनल है, मल्टी डायमेंशनल है। अभी हमने किया था कि टू डायमेंशनल के अंदर जो है स्क्वायर डायग्राम, रेक्टेंगुलर डायग्राम और सर्कल डायग्राम आते हैं, और पाई डायग्राम भी क्या एक सर्कल डायग्राम है। हम डाटा को इस तरह से यहाँ 20%, 30%, 40% ऐसे दिखाते हैं। तो यहाँ पर टू डायमेंशनल डायग्राम आपका राइट आंसर हो जाएगा। आज हमारा स्टैट का ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो वीडियो है कंप्लीट होती है। आपको इसकी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, नहीं सॉरी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल का नाम है इकोनॉमिक्स बाय डीडी, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।